सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन के शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ के चैप्टर 15 सर्वांग समता तथा समरूपता को। साथियों, आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज या फिर सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप आकृतियां क्या होती हैं तथा उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ये हमारा लास्ट चैप्टर है और ये लास्ट वीडियो भी होगी। इसके बाद एक बचा है अनुपात समानुपात वाला, तो उसको भी हम पढ़ा देंगे अगली वीडियो में। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपके जीवन में खुशियां लाए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे समरूपता तथा सर्वांगसमता को। समरूपता जैसे नाम से ही पता चल रहा है, देखिए समरूपता यानी कि सिमिलैरिटी। क्या चीज? सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या होती है? जब दो आकृतियां दिखने में एक जैसी होती हैं तो वो समरूप कहलाती हैं, यानी कि सिमिलर कहलाती हैं। यानी कि जब दो आकृतियों की डिजाइन सेम होती है तो वो आकृतियां समरूप कहलाती हैं। जैसे ये क्या है? एक वृत्त है, सर्कल है ना। ये भी क्या है? एक वृत्त है, तो दोनों सर्कल है, तो ये क्या हुए? समरूप हुए। देखिए ये एक सर्कल हुआ, ये भी एक क्या है? सर्कल है। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो दोनों का रूप एक जैसा है ना। दोनों क्या है? वृत्त है, तो ये दोनों क्या हुए? समरूप हुए, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये क्या है? आयत है, और ये बड़ा है लेकिन ये भी क्या है? आयत है। तो जब दोनों का रूप समान हो, दोनों की डिजाइन सेम हो, तो जब डिजाइन सेम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समरूप। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिमिलर। और इसी को क्या कहते हैं? इस टर्म को क्या कहते हैं? सिमिलैरिटी या फिर समरूपता। चलिए अगला क्या आएगा? इसमें आएगा सर्वांगसम। क्या चीज आएगा? सर्वांगसम। सर्वांगसम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस। सर्वांगसम जब दो आकृतियों का डिजाइन यानी कि बनावट तथा उनका आकार यानी कि साइज दोनों बराबर होता है तब वो सर्वांगसम कहलाती हैं, ठीक है। देखिए, जब दो आकृतियों की बनावट तथा उनकी साइज दोनों बराबर होती है तो वो आकृतियां सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंस कहलाती हैं। जैसे ये क्या है? एक वृत्त है, ठीक है। और ये भी क्या है? एक वृत्त है। जैसे ये दोनों देखिए, ये क्या है? दोनों समरूप है। देखो ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, लेकिन इनका बनावट तो सेम है। दोनों बनावट में तो वृत्त ही है, लेकिन साइज में फर्क है। इनका जो ये छोटे साइज का है, ये बड़े साइज का है। लेकिन जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं, जैसे अगर ये इतना बड़ा वृत्त है तो ये भी इतना ही बड़ा, दूसरा भी इतना ही बड़ा वृत्त होगा। अगर इसकी त्रिज्या 3 सेमी है तो ये दूसरे वाले भी 3 सेमी त्रिज्या होगी। जैसे अगर आयत में लेते हैं तो जैसे ये आयत है, ठीक है। इसकी मान लेते हैं लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो दूसरा जो आयत होगा ना, अगर वो सर्वांगसम है तो इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी। यानी कि जब दो आकृतियों का बनावट यानी कि दो आकृतियों की बनावट यानी कि डिजाइन तथा उनका माप यानी कि उनका जो भी साइज है, तो जब दो आकृतियों की बनावट तथा उनकी साइज यानी कि माप दोनों बराबर होती है तो वो आकृतियां सर्वांगसम कहलाती है। वो किसी भी आकृति में हो सकता है। जैसे ये वृत्त लिया, आयत लिया, वर्ग में भी हो सकता है। देखिए जैसे ये वर्ग है और ये वर्ग है, ये दोनों सर्वांगसम। अगर मान लीजिए इसकी एक भुजा 2 है, मतलब इसकी भी चारों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हैं और दूसरे वाले वर्ग की भी चारों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हैं, तो ये क्या हो गए? सर्वांगसम। सर्वांगसम यानी कि जब सारे अंग समान हों, ठीक है। ऐसे ही त्रिभुजों में होता है। देखिए आयत वर्ग में तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि अगर वर्ग की एक भुजा दी हुई है 2 सेंटीमीटर और दूसरे की भी एक भुजा दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वृत्त में भी सिर्फ हमको क्या जानना है? त्रिज्या जानना है। अगर हमको त्रिज्या मालूम चल गया, ये 3 सेंटीमीटर का है, दूसरे का भी 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी, जब दो वृत्तों का त्रिज्या समान होता है तो उसका भी हमें मालूम चल जाएगा कि ये भी क्या है? सर्वांग
सम है। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग देखिए, सबकी तो आकृति फिक्स है। देखिए जैसे वृत्त है तो वृत्त में ऐसे गोला बनेगा, आयत है तो लंबाई चौड़ाई में फर्क होगा, बाकी इसी डिजाइन का बनेगा। लेकिन जो त्रिभुज होता है ना, सब आकृतियां तो एक डिफाइंड है कि हाँ ऐसे ऐसे बनेगी, लेकिन जो त्रिभुज होता है ना वो कैसा भी बन जाता है। कभी कोई त्रिभुज आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, कोई त्रिभुज आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, कोई त्रिभुज बिल्कुल आपको ऐसे मिलेगा। तो त्रिभुज जो होता है ना उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है हमें पकड़ने में कि सर्वांगसम है कि नहीं है, कैसे जानेंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं जो होती हैं अलग अलग रेशियो की हो सकती हैं। जबकि अन्य में क्या होता है, जैसे आयत में क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। आयत में क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वृत्त में तो सब कुछ बराबर होता है, केवल हमको त्रिज्या देखनी रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, हमें अनिश्चित होता है सबसे ज्यादा क्या, त्रिभुज। त्रिभुज में बताया ना कि 3 त्रिभुज है, तीनों है क्या, त्रिभुज ही है ना, लेकिन तीनों की क्या है, डिजाइन अलग अलग है। तीनों अलग अलग तरीके से, तीनों का माप तीनों भुजाओं का अलग अलग हो सकता है। इसलिए त्रिभुजों को जानने के लिए कि कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है, कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, तो इसको जानने के लिए 4 मेथड होते हैं, ठीक है। 4 नियम कह सकते हैं, 4 मेथड कह सकते हैं, तो वो चारों मैं आपको बता देता हूं। देखिए साथियों, ये लास्ट चैप्टर है और ये क्या होगा, लास्ट वीडियो भी होगी। उसके बाद एक टॉपिक छूट गया था, छूट क्या गया था मैंने देखा, लेकिन सिलेबस में दिखा नहीं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एग्जाम में पूछ लेता है। तो उसको मैं क्या करूंगा, आपको अनुपात समानुपात वाला एक वीडियो और लाके बता दूंगा, ठीक है। अभी हम क्या जान रहे थे कि त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी जानने के 4 नियम होते हैं या फिर 4 मेथड होते हैं। पहला क्या होता है, साइड साइड साइड, मतलब भुजा, साइड माने क्या होता है, भुजा, भुजा और भुजा। यानी कि जब 2 त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान होती हैं तो वो 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और दूसरा ये भी क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी, इसका नाम रख देते हैं पी, क्यू और आर। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ए बी सी पी क्यू आर, अब स द, कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि इसकी भुजा ये क्या है, 3 है, ये क्या है 4 है, ये क्या है 5 है, और जो पी क्यू आर है इसमें भी जो इसका ये वाली भुजा है पी क्यू भुजा है, इसकी लंबाई 3 है। ये जो नीचे वाली भुजा यानी कि आधार है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और जो ये कर्ण है उसकी लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है। तब देखिए तीनों भुजाएं बराबर है ना, तीनों संगत भुजाएं बराबर है, तो जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के बराबर है यानी कि 3 3, जो बी सी भुजा यानी कि जो आधार है वो क्यू आर के बराबर यानी कि 4 4 है दोनों, और जो ए सी है जो कर्ण है ये भी पी क्यू और ए सी दोनों कर्ण है, तो ये भी 5 है ये भी 5 है। तो क्या हुआ, तीनों भुजाएं बराबर हुई ना, देख लीजिए तीनों संगत भुजाएं जो है बराबर है। तो जब 2 त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, सर्वांग सम। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांग सम हुए, क्या हुए, सर्वांग सम हुए, ठीक है। दूसरा उदाहरण दे देते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये मान लेते हैं 3 है, ये मान लेते हैं 4 है, ये इसको मान लेते हैं ये भी 4 है, कुछ भी मान लीजिए वो आपके ऊपर है। और दूसरा जो त्रिभुज है वो भी इसी तरीके का है, इसमें भी ये जो 4 है ये 4 है ये 3 है। तो जब 2 त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं, जैसे देखिए जब 3 भुजाएं तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांग सम, ठीक है। तो पहला तो ये तरीका हुआ कि अगर माप दी हुई है तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसमें भी 3 4 5 है, इसमें भी 3 4 5 है, तो दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांग सम। इसमें भी 3 4 4 है, इसमें भी 3 4 4 है, तो क्या हुआ, सर्वांग सम। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें आप इसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि जैसे आपको पहली आकृति बना दिया ये, ठीक है, पहली आकृति ये बना दिया 3 4 5, और दूसरी आकृति आपको ऐसे बना दिया इस साइड, इस टाइप का, इसमें बना दिया 3 4 5। अगर ऐसे बना दिया तो आप उल्टा सीधा होने से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये तो सीधा इस टाइप का दिख रहा है, ये तो तिरछा उल्टा है। तिरछा उल्टा से मतलब नहीं है, मेन आपको देखना है कि तीनों भुजाएं किस अनुपात में है, क्या है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसमें भी एक भुजा 3 है, इसमें भी एक भुजा 3 है, पहले वाले त्रिभुज में भी एक भुजा 4 है, दूसरे वाले त्रिभुज में भी एक भुजा 4 है।
पहले वाले त्रिभुज में जो इसका कर्ण है यानी कि जो तीसरी भुजा है वो 5 है, और दूसरे वाले त्रिभुज में भी जो तीसरी भुजा है वो क्या है, 5 है। तो जब दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है बराबर हैं तो वो क्या होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कैसा भी हो, आपको ऐसा बना के दे सकता है, ऐसा, ठीक है। तो आप इससे मत देखिएगी कि दोनों त्रिभुज आड़ा तिरछा इधर उधर है, उससे मतलब नहीं, आपको भुजाएं देखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पहला क्राइटेरिया या फिर पहला मेथड या पहला तरीका, आप चाहे जो कहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला तरीका जानने का, कि सर्वांग समता जानने का पहला तरीका SSS यानी कि भुजा भुजा भुजा, या अंग्रेजी में साइड साइड साइड। अब दूसरा जानते हैं, दूसरा क्या होता है, साइड एंगल साइड, मतलब भुजा भुजा कोण, भुजा कोण और भुजा, ये दूसरा तरीका हुआ। इसमें क्या कह रहा है कि जब दो त्रिभुजों की दो भुजाएं तथा उनके मिलकर बना हुआ कोण बराबर होता है तो वो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है। हाँ, इसको मान लेते हैं ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं ये है 4 और ये है 5। ठीक है, इनके बीच का कोण क्या बन रहा है, ये कौन सा कोण है, समकोण यानी कि 90 अंश। ठीक है, पहला त्रिभुज। अब ये त्रिभुज नंबर 2 मान लेते हैं। त्रिभुज नंबर 2 में क्या है, मान लो जी ये नहीं दिया है। ठीक है, ये तो आपको पहचानना है, ये नहीं दिया है। चलिए, दूसरा त्रिभुज क्या है, इसका भी ये कोण दिया है 90 अंश, और ये वाली जो खड़ी वाला यानी कि लंब है वो भी दिया है 3, और ये दिया है 4। देख लीजिए, तो जब दो त्रिभुजों की दो भुजाएं, यानी कि देखिए ये जो लंब है ये भी 3 है, इसका भी लंब 3 है, इसका जो आधार है वो 4 है, इसका आधार जो है वो भी 4 है। तो जब दो त्रिभुज की दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं तथा उनसे मिलकर बना हुआ कोण, उनसे, ये देखिए इन दोनों भुजाओं से मिलकर ही तो ये कोण बन रहा है ना। तो जब दो त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनसे मिलकर बना हुआ कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, अगला ना दिया है, हमको तीसरी भुजा ना दी रहे, हमसे मतलब नहीं है, हमको दो भुजा दिया है और उनसे मिलकर बना हुआ कोण दिया है। ठीक है, आप अगर कहेंगे नहीं सर हमको ये वाला नहीं, हमको कुछ दूसरा बताइए, ये कोण नहीं, हम इधर काहे माने, आप रटे होंगे ये। चलिए भाई, हम ये नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, चलिए हम दूसरा आपको उदाहरण दे देते हैं। कोई भी त्रिभुज हो, मान लेते हैं कोई त्रिभुज ऐसा रैंडम कुछ भी ऐसा बना लीजिए। ठीक है, अब सही है। हाँ, अब ये दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज ये है। चलिए, ये दो त्रिभुज हैं। अब मान लेते हैं ये कोण कितना है, 45 है, और इसमें भी क्या मान लेते हैं, 45 है। ठीक है, तो 45 डिग्री मान लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 6 है, इसकी भी लंबाई 6 है, ये क्या मान लेते हैं 5, ये भी मान लेते हैं 5। तो जब दो त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनसे मिलकर बना हुआ कोण बराबर होता है तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देख लीजिए, इसमें भी ये 6 है, ये 6 है, नीचे वाली भुजा इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो दो भुजाएं हमको सेम है और उससे बना हुआ कोण भी सेम है। तो जब ये दोनों चीज सेम होंगे तो वो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट अब क्या और समझा दे, इस पे कितना पर्याप्त है। चलिए एक आध और समझा देते हैं आपको, कम नहीं होना चाहिए उदाहरण। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए, इसमें भी कोई दो भुजाएं मान लेते हैं। चलिए, ऊपर वाला भुजा इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 8, इसको भी इधर 4 और इसको भी 8, और इनसे मिलकर बना हुआ, मतलब इन दोनों भुजाओं से मिलकर बना हुआ कोण, इसको क्या मान लेते हैं 60 डिग्री। नहीं, 60 नहीं मानेंगे, इसको मान लेते हैं 70, कुछ भी हमारा मन है 70 मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आप मान लीजिए, 70 डिग्री 70 डिग्री। तो ये दोनों भुजाएं देखिए सेम है, इसमें भी 4 8 4 8, तो और 4 8 सेंटीमीटर वाली भुजाओं से बनकर मिलकर बना हुआ कोण क्या है, 70 70 डिग्री। तो इसमें भी क्या है, दो भुजाएं बराबर हैं दोनों त्रिभुज की, और उनके बीच का कोण भी बराबर है। तो ये त्रिभुज भी क्या हुए, दोनों सर्वांग सम हुए। क्या हुए, सर्वांग सम हुए। ठीक है, चलिए अब ये हमारा दो नियम हम जान चुके। पहला क्या जाना हमने, भुजा 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 यानी कि साइड साइड साइड। दूसरा हमने जाना भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड। अब हम तीसरा जानेंगे एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण कोण भुजा और कोण को, यानी कि जब दो त्रिभुजों का दो कोण तथा
उनके बीच की रेखा बराबर होती है तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कोई भी त्रिभुज है, रैंडम कोई भी त्रिभुज बना लीजिए। ये भी एक त्रिभुज ये था, एक त्रिभुज ये है, ठीक है, दो त्रिभुज हैं। चलिए अब क्या करते हैं, मान लेते हैं ये कोण कितना है 70 है, ये मान लेते हैं ये है 50, 70 डिग्री 50 डिग्री, ठीक है। चलिए दूसरे का भी ये कोण कितना है 70 डिग्री है और ये क्या है 50 डिग्री है, तो दो कोण बराबर हो गए। अब मान लेते हैं इनकी बीच की जो भुजा है ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 8 सेमी है, ठीक है 8 सेमी। अब देखिए ये त्रिभुज क्या हुए, दोनों सर्वांग सम हुए। कैसे हुए, जब दो त्रिभुजों का दो कोण, देखिए एक कोण ये हुआ और एक कोण ये हुआ, तो दो कोण बराबर हो तथा उनके बीच की जो भुजा हो या फिर उनको मिलाने वाली जो रेखा, जो उन कोणों को मिलाने वाली जो रेखा हो वो बराबर हो। जैसे देखिए दो कोण बराबर है 70-50, 70-50 इसमें भी है, और उनको जो मिलाने वाली रेखा है या फिर उनके बीच की जो रेखा है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर यहाँ भी है और 8 सेंटीमीटर यहाँ भी है। तो ये क्या होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। यानी कि जब दो कोण बराबर हो दो त्रिभुजों के तथा उनके बीच की रेखा भी बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। देखिए तीन चीज चाहिए, चाहे भुजा मिल जाए 3 ठो, चाहे हमको दो कोण एक भुजा मिल जाए, चाहे दो भुजा एक कोण मिल जाए, हमको तीन चीजें चाहिए तो हम त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। चलिए और एक आपको उदाहरण दे देते हैं, क्या चीज, चलिए कुछ ऐसा त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। एक ये त्रिभुज है और दूसरा कुछ और ऐसे, दूसरा कुछ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज हो गए। अब इसमें मान लेते हैं ये कोण कितना है 60 अंश का है, ठीक है, ये कोण 60 का है, ये मान लेते हैं 70 का है, ठीक है। इधर भी क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 60 का और इसको मान लेते हैं 70 डिग्री का। तो हमको दो कोण दोनों का मालूम हो गया, तो दो कोण और उनके बीच की भुजा, इनके बीच की भुजा मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर है और ये क्या है 8 सेंटीमीटर है। जब दो त्रिभुज की दो कोण, यानी कि देखिए ये भी 60-70 है, ये भी 60-70 है, जब दो त्रिभुज के दो कोण तथा उनके बीच की जो भुजा है या फिर उनको मिलाने वाली जो रेखा है वो दोनों बराबर, इसमें भी देखिए 8 सेंटीमीटर, इसमें भी देखिए 8 सेंटीमीटर, वो तिरछा मिर्छा कैसा भी रहो उससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ देखना है कि दो कोण बराबर हैं और उनको मिलाने वाली रेखा जो है या फिर उनके बीच की जो रेखा है वो दोनों बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम। देखिए 60-70 है और इसमें भी 60-70 है, तो 60-70 और उनके बीच की जो रेखा है ये 8 सेंटीमीटर, इधर भी क्या है 8 सेंटीमीटर। तो जब दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम, ठीक है। तो सर्वांग समता जानने के लिए सिर्फ तीन चीजों की हमें आवश्यकता होती है, चाहे वो तीनों भुजाएं हो, चाहे दो कोण एक भुजा हो, चाहे दो भुजा एक कोण हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट और अंतिम यानी कि चौथे नंबर पे। चौथा हमको क्या चाहिए, समकोण कर्ण और भुजा, समकोण कर्ण भुजा। इसमें क्या होगा, जब दो समकोण त्रिभुज हों, यानी कि जब दो त्रिभुज समकोण है तथा उनका कर्ण और एक भुजा बराबर है तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे दो समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, पहला त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। चलिए ये क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है समकोण है, यानी कि 90 डिग्री वाले हैं। देखिए कह रहा है ना समकोण त्रिभुज दोनों। चलिए समकोण एक मान लेते हैं ए और दूसरे को मान लेते हैं बी, दो त्रिभुज हैं दोनों क्या है समकोण है। अब क्या कह रहे हैं, इनका कर्ण और भुजा, यानी कि एक कर्ण बराबर हो दोनों का और एक कोई भुजा बराबर हो। तो चलिए कर्ण मान लेते हैं 5 इसका है और इसका भी कर्ण 5, दोनों का कर्ण तो बराबर करना है ना। तो जब दो त्रिभुज हो उनका मतलब जब दो समकोण त्रिभुज हो और उनका कर्ण बराबर हो तथा एक भुजा बराबर हो, इसको क्या मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, इसकी भी एक भुजा 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब दो समकोण त्रिभुज है, यानी कि जब दो त्रिभुज समकोण है तथा उनका कर्ण बराबर है और एक कोई भुजा बराबर है, तो जब दो समकोण त्रिभुज हैं और उसका कर्ण बराबर है तथा एक कोई भुजा बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होते हैं सर्वांग सम। देख लीजिए जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है जानते हैं, ये ऐसे बना रहता है। जब देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोण को जैसे कोई भी त्रिभुज है तो कोण के लिए ऐसे गोलाकार एक आर्क खींचते हैं, ठीक है, गोलाकार एक हम लाइन खींचते हैं कोण को दर्शाने के लिए। लेकिन जब समकोण होता है ना तो हम एकदम ऐसे बराबर से खींचते हैं, ठीक है, बराबर से एक वर्ग टाइप का बना देते हैं, तो वो हमें पता चलता है कि ये त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज है। यानी कि जब दो समकोण त्रिभुज हैं तथा
उनके कर्ण बराबर हैं और एक कोई भुजा बराबर है, चाहे ये वाली भुजा बराबर हो चाहे नीचे वाली, कोई एक भुजा बराबर हो और उनका कर्ण बराबर हो और दोनों त्रिभुज समकोण हो, तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम। समझ में आया? चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा और लास्ट नियम। तो हमको पता चल गई सर्वांग समता। सर्वांग समता यानी कि क्या होती है कि जब दो आकृतियों का डिजाइन यानी कि उनकी बनावट तथा उनका माप यानी कि उनकी साइज बराबर होती है तो वो आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं। लेकिन जब दो आकृतियों की बनावट तो सेम होती है लेकिन उनके साइज में फर्क होता है यानी कि बड़े छोटे होते हैं, तब वो आकृतियां केवल और केवल समरूप कहलाती हैं। जैसे हमने बताया था ना कि ये भी क्या है? वृत्त है, और ये भी क्या है? वृत्त है। दोनों है तो वृत्त, यानी कि दोनों है तो समरूप, लेकिन इनके माप में फर्क है। ये बड़े साइज का है, ये छोटे साइज का है। तो जब साइज में फर्क हो जाए तो वो केवल और केवल समरूप तक ही रह जाते हैं। लेकिन जब साइज भी बराबर हो जाए, जैसे ये और ये दोनों साइज में बराबर हैं, जब साइज भी बराबर हो जाए और उनका डिजाइन भी सेम है, यानी कि ये भी वृत्त है ये भी वृत्त है, जब दोनों चीजें वृत्त हैं और उनका साइज भी बराबर है, तो वो दोनों आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं। और सर्वांगसमता के एक और नियम होता है। क्या होता है कि जब दो सर्वांगसम आकृतियां होंगी तो दोनों अध्यारोपण का पालन करती हैं। देखिए अध्यारोपण क्या होता है? एक के ऊपर एक रखने को ही अध्यारोपण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक है राइट हैंड, ठीक है, और ये मेरा क्या है? लेफ्ट हैंड। दोनों हैंड जो है उनकी बनावट भी सेम है और दोनों का आकार भी सेम है, यानी कि दोनों की माप भी सेम है। हाथ तो दोनों बराबर है मेरे और डिजाइन भी एक जैसा है। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दें यानी कि दोनों को अध्यारोपित कर दें, तब क्या होगा? जब हम अपना राइट हैंड सामने रखेंगे और लेफ्ट हैंड यानी कि पीछे रखेंगे, जब राइट हैंड सामने और लेफ्ट हैंड पीछे रखेंगे तो हमें अपना बायां हाथ नहीं दिखाई देगा। देखिए एक टाइम पे केवल एक ही हाथ दिख रहा है, अब इधर कर लेने पे हमारा जो बायां हाथ है वो दाएं हाथ को ढक ले रहा है। तो यही है अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि जब दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं तो उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं। जैसे देखिए ये दोनों हाथ हमारे क्या है? सर्वांगसम है। दोनों देखिए डिजाइन भी इनका एक जैसा है और दोनों का माप भी एक जैसा है। ऐसा नहीं कि एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा है, दोनों की साइज भी उतनी ही है। तो जब दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे यानी कि अध्यारोपित कर देंगे, तब अगर एक साइड से हम देखेंगे तो दूसरा हाथ नहीं दिखेगा और दूसरे साइड से देखेंगे तो पहला हाथ नहीं दिखेगा। और यही है अध्यारोपण। समझ में आया? ये तो हाथ में मैंने दे दिया। अगर दो त्रिभुज हैं दोनों, जैसे ये भी एक पेपर है और ये भी एक पेपर है, चलिए इस पर कुछ स्याही लगाए। देखिए दोनों पेपर क्या हैं? एक साइज के हैं और एक ही माप के हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही कॉपी के दोनों पेपर हैं। अब अगर इन दोनों पेपर्स को हम ऐसे रख दें एक साथ, तो अगर इधर कर देंगे तो पीछे वाला पेपर नहीं दिखेगा और इस साइड को दिखाएंगे तो आगे वाला पेपर नहीं दिखेगा। तो ये दोनों क्या हुए? सर्वांग सम हुए। समझ में आया? तो यही हुआ सर्वांग समता। चलिए तो ये हमारा आज का हो गया थियरी। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, इस पे कर लेते हैं। बड़े आसान से क्वेश्चन रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चंस को। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और भाई देखा करिए, देखिए वीडियोस को जैसे होता है ना, आप लोग क्या करते हैं, कोई 15 मिनट देख रहा है, कोई 20 मिनट देख रहा है, कोई 10 मिनट देख रहा है, कोई तो आते हैं पूरा देखते हैं। देखिए आप जल्दी जल्दी क्या किया करिए, पूरा देखा करिए, ठीक है। उससे क्या बढ़ेगा? थोड़ा सा वॉच टाइम वाला भी दिक्कत है। मेरे सब्सक्राइबर्स तो 1000 से ऊपर चले गए हैं, आप लोग के एकदम इतना तो हेल्प है, लेकिन थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दीजिए कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करिए। मुझे समझ भी नहीं आता है कि आप लोग कैसे 10 मिनट में क्या समझ पाते होंगे, 15 मिनट 20 मिनट वीडियो देख के क्या समझ पाते होंगे। जब तक आप वीडियो को शुरू से अंत तक मतलब स्टार्ट टू एंड नहीं देखेंगे तो आप क्या समझ पाएंगे। खैर वो आपका है, लेकिन मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करिए। ये वाला है, इसके बाद मैं अनुपात समानुपात छोड़ गया था, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैंने भी देखा कि हाँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये चीज़ें, तो अनुपात समानुपात वाला एक वीडियो ला के दे दूंगा। उसके बाद मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स को, ठीक है। और मजे से सब लोग को 25 में 25 तो आना है, नहीं होगा फिर तो देखो भाई बैक किसी का नहीं लगेगा। अगर कोई मेरी सारी क्लासेस ले लिया है और क्लासेस लेने के बाद कुछ खुद से भी अपने क्वेश्चंस किए हैं, जैसे मैंने रास्ते पे चलना आपको सिखा दिया, उसके बाद आपने थोड़े से प्रैक्टिस भी की हुई है, तो बैक तो नहीं लग सकती, इसकी तो गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ बाकी मैंने कोई भी कोना छोड़ा नहीं है और
अपनी तरफ से मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है, जितना मुझसे हो सकता है। मैं इसीलिए सोचता हूं भले वीडियो लंबी हो जाए लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, देखिए कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.1 सेंटीमीटर, मतलब माप दी हुई भुजाओं की हो, तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण करिए। अब देखिए माप दिया हुआ है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सीधे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज है, ठीक है। पहला त्रिभुज है, ऐसे मान लीजिए ABC, क्या है A B और C, और दूसरा त्रिभुज मतलब क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC तथा PQR तथा त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज बना लीजिए, पहले ऐसे बना लीजिए दो त्रिभुज। चलिए त्रिभुज ABC, अरे बनाते हैं, थोड़ा तिरछा हो गया है, हाँ दो त्रिभुज हैं, ठीक है। चलिए अब उसको क्या कह रहा है, पहले को ABC और दूसरे को क्या कह रहा है P और Q और R, तो दो त्रिभुज हो गए। अब क्या कह रहा है, इन दोनों त्रिभुजों में जो AB है वो 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि AB क्या है 3.5 सेमी है, ठीक है। तो AB बराबर हम 3.5 सेमी लिख दिए। चलिए अगला क्या कह रहा है, BC जो है वो 7.1 सेमी है। BC कितना है 7.1 सेमी, चलिए लिख लिए जितना कह रहा था। उसके बाद क्या कह रहा है, जो AC है ना वो 5 सेंटीमीटर है, चलिए लिख लीजिए AC जो है ना वो कितना है 5 सेमी है। चलिए इसकी ABC की तीनों भुजाएं हमको दे दिया। अब क्या कह रहा है, जो दूसरा त्रिभुज है यानी कि जो PQR है, उसमें जो PQ है वो कितना है 7.1 सेंटीमीटर, जो PQ है वो कितना है 7.1 सेमी। चलिए PQ 7.1 सेमी। उसके बाद QR वो कितना है 5 सेंटीमीटर दिया है, QR कितना दिया है 5 सेमी, QR कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। और जो इसकी तीसरी भुजा है वो कितना दिया है, PR कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, PR कितना दिया है 3.5 सेमी। चलिए दिया है तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण करिए, यानी कि ये बताइए कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं, जो बने हैं दोनों त्रिभुज, यानी कि वो क्या है सर्वांग सम है कि नहीं है। तो चलिए करते हैं। सर्वांग समता में हमने क्या बताया, 4 नियम बताए हैं, या तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, या तो दो भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, या तो दो कोण बराबर हो उनके बीच की भुजा बराबर हो, या तो दोनों त्रिभुज समकोण हो और एक कर्ण बराबर हो जाए, मतलब उनका कर्ण बराबर हो जाए और एक कोई भुजा बराबर हो जाए। तो ये हमको देखने में साफ ही लग रहा है कि भाई ये तो समकोण वाला मामला तो है नहीं। चलिए खैर देखते हैं। 4 नियम होते हैं, आप लोग 4 नियम मन में याद रख लीजिए, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको चारों नियम लिख देता हूं। S यानी कि साइड साइड साइड, क्या होगा साइड 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 यानी कि भुजा भुजा भुजा, ये हुआ पहला नियम। दूसरा क्या मैंने बताया था, SAS यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण और भुजा। तीसरा नियम क्या बताया था, एंगल साइड और एंगल, यानी कि कोण भुजा और कोण। और चौथा क्या बताया था, समकोण यानी कि राइट एंगल, और दूसरा कर्ण, समकोण कर्ण और भुजा। ये 4 नियम होते हैं। अब इसमें देखिए कि कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज दिया हुआ है दोनों हम कंपेयर करते हैं। देखिए सवाल को हमने लिख लिया, जैसा वो कह रहा था हमने चित्र बना लिया, जो जहां जहां जैसा मान रखने के लिए कह रहा था हम उसको रख लिए। अब क्या करते हैं, दोनों को हमको क्या करना है, कंपेयर ही तो करना है ना, दोनों का ही कंपेरिजन करना है। तो चलिए करते हैं। एक तरफ किसकी भुजा ले लीजिए, एक तरफ किसकी भुजा ले लीजिए। चलिए यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर, या फिर कुछ मत लिखिए, या फिर आप कुछ मत लिखिए। देखिए अब है क्या, यहाँ पे जो AB है वो कितना है, AB ऐसे लिखिए, AB बराबर, AB किसके बराबर है, जो त्रिभुज 1 का, यानी कि त्रिभुज नंबर 1, इसको डाल दीजिए त्रिभुज नंबर 2, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। जो त्रिभुज नंबर 1 है या फिर त्रिभुज ABC है, उसमें जो AB है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेमी। चलिए अब दूसरे त्रिभुज में आ जाइए। दूसरे त्रिभुज में कोई भुजा बराबर है, पहले आप भुजा मिलाइए, जो चीज दी हुई है उसी में हमको कंपैरिजन करना है। तो चलिए दूसरे त्रिभुज में क्या है, दूसरे त्रिभुज में भी हाँ एक भुजा है 3.5 सेंटीमीटर वाली एक भुजा है, कौन सी भुजा है, PR। तो क्या है AB
बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा ऐसे लिखिए तथा पी आर बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ए बी भी 3.5 है और पी आर भी कितना है 3.5, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा पी आर। कर सकते हैं कि नहीं भैया, ए बी बराबर पी आर लिख सकते हैं ना। देखिए ए बी भी 3.5 है और पी आर भी 3.5 है, यानी कि क्या हुआ ए बी बराबर पी आर। चलिए अब ये आप समझने के लिए है, ठीक है। आप सीधे सीधे यहां से भी हल कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप यहां से ऐसे समझा दीजिए, एग्जामिनर जो होगा गदगद हो जाएगा। और गदगद नहीं करना है, केवल आपका काम चलाना है। तो आप साफ ही साफ देख रहे हैं कि यहाँ भी 3.5 है, यहाँ भी 3.5 है, तो इन दोनों को बराबर लिख दो। फिर अगला आते हैं ए बी के बाद आ जाते हैं बी सी पे। देखिए बी सी बराबर कितना है 7.1 सेंटीमीटर, 7.1 सेमी। और दूसरा त्रिभुज जो है इसमें भी देखिए 7.1 वाली एक भुजा कौन सी है पी क्यू बराबर कितना है 7.1 सेमी। अब यानी कि इससे क्या हुआ, ऐसे लीजिए तथा। अब देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी कि BC बराबर पी क्यू लिख सकते हैं ना, BC बराबर P और Q। देखिए जो BC है वो भी 7.1 है, तो हमने लिखा BC बराबर जो PQ है वो भी 7.1 सेंटीमीटर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, BC बराबर PQ लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए ये मैंने आपको समझाने के लिए इधर लिख रहा हूं, ठीक है। आप एग्जाम में अगर केवल इतना भी हल करके चले आएंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको भी समझा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन टाइम कम है तो आप 2 लाइन में काम चला सकते हैं। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा कौन सी भुजा है ए सी। कौन सी है ए सी बराबर कितना है, ए सी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेमी। चलिए इधर आ जाइए, इधर क्या है, इधर भी कोई 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है। हाँ भाई दिख रहा है, क्यू आर जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तथा ऐसे लिखिए तथा क्यू आर बराबर 5 सेमी। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो ए सी है वो क्या है क्यू आर के बराबर है। जो ए सी है ये भी 5 सेंटीमीटर है और जो क्यू आर है ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए तीन भुजाएं बराबर हो गई। देखिए तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो अब हम देख सकते हैं, यानी कि अर्थात या फिर हम कह सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाएं कि तीनों संगत भुजाएं कह लीजिए, तीनों संगत भुजाएं या तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए या फिर अतः बराबर हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। सर्वांग समता के एक चिन्ह होता है, देखिए ये ऐसे बराबर का चिन्ह लगाइए और उसके ऊपर एक ऐसी तिरछी सी लाइन, तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं सर्वांग सम। क्या बोलते हैं सर्वांग सम है, क्या बोलते हैं सर्वांग सम है। तो जब ऐसा दिया रहे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ में आया, नहीं समझ में आया दोबारा समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा था कि 2 त्रिभुज दिए हैं, पहला त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। उसमें तीनों भुजाएं की माप दी हुई थी और कह रहा था कि अगर तीनों भुजाएं ये हैं तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण करिए, यानी कि बताइए कि ये दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है कि नहीं। तो जैसा जैसा दिया था त्रिभुज ए बी में ए बी कह रहा था 3.5 और उसके बाद कह रहा था कि BC बराबर 7.1 और AC बराबर 5। तो जैसा जैसा जो भुजा कह रहा था मैंने वैसे ही वैल्यूज उसमें डाल दिया। उसके बाद अब हमको चेक करना था कि दोनों सर्वांग सम है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या क्या दिया है। तो इसकी भी तीनों भुजाएं दी है, इसकी भी तीनों भुजाएं दी हैं। तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जब 3-3 भुजाओं का मामला है तो हमारा पहला ही लगेगा। देखिए जब केवल 3-3 भुजाएं ही दी हैं, हर देखिए आप सीधे से आपका दिमाग ऐसे ही काम करना चाहिए कि देखिए अगर 2 कोण एक भुजा दिया हो तो हमारा तीसरा नियम लगाएंगे,
आप दिमाग में थोड़ा रखा करिए, जब दो कोण एक भुजा दिया हो तो हम तीसरा नियम लगाएंगे, अगर दो भुजा एक कोण दिया हो तो हम दूसरा नियम ये वाला लगाएंगे, एस वाला, और अगर एक समकोण हो, एक कर्ण हो, एक भुजा हो तो हम चौथा नियम ये वाला लगाएंगे। लेकिन हमको इसमें दिया क्या था, भुजा भुजा भुजा, यानी कि तीन की तीनों भुजाएं हमको दे दी थी। तो जब तीन की तीनों भुजाएं दे दी थी तो हम कंपेयर कर लेंगे कि इसमें 3.5 वाली एक भुजा है, इसमें भी कोई 3.5 वाली है, तो हाँ भाई है, तो हमने लिख दिया कि ए बी बराबर पी आर। उसके बाद देखते हैं कि 7.1 यानी 7.1 सेंटीमीटर वाली कोई भुजा इसमें है, तो हाँ देख लेते हैं, इसमें भी है, देखिए 7.1 वाली एक भुजा ये भी है, तो बी सी बराबर क्या हो गया, पी आर, यानी कि दो भुजाएं बराबर हो चुकी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट भुजा पे, ए सी, यानी कि ये देखिए 5 सेंटीमीटर वाली एक भुजा इसमें है, और दूसरे त्रिभुज में देख लीजिए 5 सेंटीमीटर वाली कोई भुजा है, हाँ भाई है, देखिए 5 सेंटीमीटर वाली ये भुजा है, तो इसमें भी क्या है, ए सी बराबर क्यू आर। तो जब तीन की तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो वो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। अब जब हम यहाँ पे लैंग्वेज लिखते हैं कि हम देख सकते हैं, तो आप कुछ भी हम समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं, आपकी मर्जी में जो है, बस ये जान लीजिए कि समझ में आ जाना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए या फिर अतः, चाहे जो लिखिए, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ में आया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ऐसा ही होता है, सर्वांग समता में चारे नियम होते हैं, आप देख लीजिए, बस इसको याद रखिए कि अगर तीन भुजाएं दिया हुआ है दोनों का तो भुजाएं वाला नियम लगेगा, दो भुजा एक कोण दिया है तो ये वाला नियम लगेगा, दो कोण एक भुजा दिया हुआ है तो ये वाला, अगर समकोण है, कर्ण भुजा है तो ये वाला नियम लगेगा। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, साफ साफ लिख दीजिए कि अतः ये त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया ये पूछा जा चुका है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आ चुका है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये लिखा रहने देते हैं जिससे आपको समझने में सहूलियत मिल सके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि चित्र में, यानी कि एक चित्र दिया हुआ है, कह रहा है कि चित्र में रेखा ए एक्स कोण सी ए बी तथा कोण बी डी सी को समद्विभाजित करती है, उन तीन तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। देखिए इसका लिखिए सॉल्यूशन, क्या लिखिए पहले, ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऐसे सॉल्व या फिर हल, जो भी आप हिंदी अंग्रेजी में लिखते हैं वो आपकी मर्जी है, लिख लीजिए। उसके बाद एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है, क्या चित्र दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है हम बना लेते हैं, एक ये लाइन है और उस पर ऐसी आकृति बनी हुई है, ठीक है, हम बना लेते हैं, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, हाँ ये आकृति बनी हुई है, ठीक है, ये चित्र हमको दिया हुआ है, इधर इसका नाम ए है, इसका नाम एक्स है, इसका नाम ए है, नीचे वाले का बी है इस भुजा का, और इसका क्या है, सी है। चलिए इधर का क्या है, जहाँ पे तीनों मिल रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं, डी। तो ये चित्र हमको दिया हुआ है, और क्या कह रहा है कि जो रेखा ए एक्स है, यानी कि ये जो रेखा ए एक्स है वो कोण सी ए बी, यानी कि कोण सी ए बी, देखिए कोण सी ए बी यानी कि ये यानी कि ये वाला जो कोण था, ये पूरा जो बन रहा था, ये सी ए बी यानी कि सी ए बी यानी कि ये पूरा जो बन रहा था, ठीक है, सी और बी से मिलकर बना हुआ, इसको भूल जाइए। देखिए सी ए बी का मतलब क्या होता है जानते हैं भैया, सी और ए सी ए बी, देखिए ए सी और ए बी, देखिए सी ए और ए बी से मिलकर बना हुआ जो कोण है इसको भूल जाइए, इसको जो है ये वाला जो बड़ा वाला जो पूरा ये कोण था इसको, और कोण बी डी सी को, और क्या कह रहा है, कोण बी डी और सी, बी डी सी यानी कि जो ये वाला कोण पूरा बन रहा था इसको भूल जाइए, तीसरी रेखा भूल जाइए, ठीक है, जो ये कोण बन रहा था इसको और इसको, इनको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये रेखा खींच देने से ये कोण अगर 90 के थे तो 45-45 को हो जाते हैं, यानी 60 के थे तो 30-30 को हो जाते हैं, मतलब समद्विभाजित यानी कि दो भागों में बांट रहा है, आधा आधा कर दे रहा है, ठीक है। तो उन तीन तथ्यों को लिखिए, मतलब उन तीन चीजों को लिखिए जो यह साबित कर सके कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम हैं। तो चलिए साबित करते हैं। चलिए अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि ये भुजा जो AD है ये तो दोनों का सेम है, देख लीजिए
ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। इसमें जो है पहले और दूसरे त्रिभुज में हमको कॉमन चीज क्या मिले, देखिए कॉमन ही कॉमन हमको देखना है। तो पहली चीज तो एकदम कॉमन दिख रही है कि ये जो लाइन है ना, यही इसको भी बना रही, इसको भी बना रही, यानी कि जो लाइन है AD, यानी कि जो भुजा है, देखिए भुजा ऐसे लिखिए AD बराबर क्या है, AD, दोनों में AD है। तो देखिए ये जो भुजा है इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, तो ये दोनों तो बराबर हैं, बराबर ही है भाई। तो चलिए AD बराबर AD। और दूसरा आप क्या देख लेते हैं, यानी कि एक भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है, इसको दिमाग में रख लीजिए। चलिए अब उसके बाद क्या है, क्या कह रहा है कि इसको समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो कोण CAD बना, CAD देखिए CAD यानी कि C और AD यानी कि ये वाला जो कोण बना, यानी कि ये जो केवल इतना बना, जो ये कोण बना, ये इसके बराबर है। क्या है, क्योंकि ये जो बड़ा वाला था उसको आधा आधा कर दिया था, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर है। इसको क्या लिख सकते हैं कि कोण CAD बराबर कोण BAD, कोण B अच्छे से लिख लीजिए, हाँ BAD। देखिए जो CAD है वो BAD के बराबर है, यही तो कह रहा है ना। देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा था कि ये जो रेखा है AX, ये जो रेखा है AX, वो इस कोण को, इस बड़े वाले को दो भागों में बांटती है, सम द्विभाजित करती है। सम यानी कि समान रूप से, द्विभाजित यानी कि दो भागों में बांटती है। तो समान रूप से बांट दी, यानी कि इसका भी जो कोण है, ये अगर मान लीजिए 60 का था तो 30 इधर हो गया, 30 इधर, यानी कि ये कोण बराबर हो गया। तो हम क्या करते हैं, CAD जो है, जो CAD है वो BAD के बराबर है, तो वही हमने लिख लिया। अब एक इधर वाला आधा आधा काटा था, एक इधर भी समद्विभाजित कर रहा था, यही देख लीजिए ना। कोण CAB को बराबर कर रहा, काट रहा है, और BDC को, देखिए BDC यानी कि इसको दोनों को बराबर कर रहा था। तो पहला तो हमने लिख लिया। उसके बाद जो कोण CDA है, देखिए जो CDA यानी कि ये वाला जो कोण है, ये कोण जो है ये इसके बराबर है। देखिए जो कोण देखिए कोण CDA है वो कोण BD और A के बराबर है, ठीक है, समझ में आया। देखिए जो CDA है, CDA यानी कि ये वाला जो कोण है वो BDA यानी कि इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि यही कह रहा था ना, ये जो बड़ा वाला कोण था, ये वाला जो कोण था, इसको आधे आधे में बांट दिया, यानी कि ये वाला जो कोण बचा और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसको कैसे लिखते हैं, CDA वो किसके बराबर है, BDA के। तो कोण CDA BDA के बराबर है। तो अब हमको इस तीन चीज तो मिल गई है। तीन चीज में क्या मिली है, पहली एक भुजा बराबर मिल गई है, उसके बाद दो कोण बराबर मिल गए हैं। तो भुजा बराबर एक मिल गई है, एक भुजा बराबर मिल गई है, दो कोण बराबर मिल गए हैं। तो ये हमारा तीसरा नियम है, इसमें कह सकते हैं, ठीक है। देखिए तीसरे नियम में क्या है, दो कोण हमको बराबर मिल गए हैं, एक भुजा बराबर मिल गई है। तब इसमें लिखिए कि चूंकि उपर्युक्त चित्र में या फिर उपर्युक्त त्रिभुज के चित्र में, ऐसे लिख सकते हैं, उपर्युक्त चित्र में दो कोण तथा एक भुजा बराबर है, इसलिए चूंकि उपर्युक्त चित्र में दो कोण तथा एक भुजा बराबर है, इसलिए, या फिर ऐसे चाहे चिन्ह बना दीजिए, चाहे आप लिख दीजिए अतः, आपकी जो मर्जी हो। इसलिए क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के, ठीक है। यही हुआ हमारा आंसर। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एकदम सरल तरीके से समझाते हैं। क्या कह रहा है कि एक चित्र दिया गया है, ये चित्र जो है दिया गया है, ठीक है। तो एक चित्र दिया गया है, तो चित्र में रेखा जो AX है, ये जो रेखा AX है वो कोण CAB को, यानी कि CAB यानी कि ये जो बड़ा वाला कोण है, देखिए CAB, इसकी बातें नहीं हो रही, CAB यानी कि ये जो बड़ा वाला कोण है, इसको समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। और BDC को भी, यानी कि देखिए CAB को और BDC यानी कि ये वाले कोण को, देखिए इस कोण को और इस कोण को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है।
तब उन 3 तथ्यों को लिखिए, यानी कि उन 3 पॉइंट्स को लिखिए जो यह सिद्ध कर दे कि ये दोनों जो त्रिभुज है यानी कि CAD और BAD ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। तो हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं जो तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि सबसे पहले हमको एक ही चीज यही दिख रहा है कि AD इसमें भी है, AD इसमें भी, दोनों का ये कॉमन है, तो इसको हम बराबर लिख देते हैं कि AD बराबर AD, यानी कि एक भुजा बराबर हो गई। देखिए AD इसकी भी भुजा है और AD इस नीचे वाले त्रिभुज की भी भुजा है। इसको अलग अलग देखिए, एक त्रिभुज ये है ऊपर वाला, एक त्रिभुज ये नीचे वाला है, ठीक है। तो AD बराबर AD, एक चीज हमको मिल गई, यानी कि एक भुजा हमको बराबर मिल गई। फिर क्या कह रहा है कि इस वाले बड़े वाले कोण को समद्वि विभाजित करते हैं, यानी कि जो ये कोण BAD है वो कोण CAD के बराबर है। तो CAD बराबर BAD, चाहे BAD बराबर CAD, आप चाहे जो लिख दीजिए। और दूसरा क्या है, जो CDA है वो BDA के बराबर, जो CDA है वो BDA के बराबर है। देखिए इसको बराबर भागुम काटा, इसको बराबर भागुम काटा, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या हो गया, 2 कोण एक भुजा बराबर हो गया। तो जब 2 कोण, यानी कि देखिए 2 कोण और एक भुजा बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, सर कोण CAD का मतलब क्या हुआ, हम कैसे जानेंगे कौन सा कोण है। देखिए CAD कह रहा है ना, जो बीच वाला है वहां पे कोण बनता है। देखिए CAD में कोण कहां बन रहा है, यहां बन रहा है। BAD में कोण कहां बन रहा है, देखिए BAD में कोण कहां बन रहा है, यहां बन रहा है। देखिए जब अगर बात CAD की कर रहा है, देखिए जब बात CAD की कर रहा है तो CAD, CA और DAD, CAD तो कोण जो बन रहा है ये पूरा वाला बन रहा है। हाँ, उसके बाद अगर बात CDA की कर रहा है, किसका, अगर, और उसके बाद जब बात कर रहा है CAD की, ठीक है, तो हमको ऐसे ही देखना पड़ता है। अगर जैसे हमको दिखाना हो कि ये क्या है, एक त्रिभुज है, उसमें ABC है और ये कोण मान लेते हैं 60 अंश का है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे कि कोण ABC, ये कोण ABC, यानी कि जो बीच वाला होता है, जो बीच वाला अक्षर होता है उसी पे हमारा कोण बनता है। देखिए ये बीच वाला B है ना, तो इस पे हमारा कोण बना है। ABC का मतलब क्या होता है, AB और BC, AB और BC, AB और BC, तो इन दो रेखाओं से मिलकर जो बना हुआ कोण है उसी को ऐसे हम दर्शा देते हैं ABC के रूप में, कोण ABC। अगर कोण हमको ACB कहे, कोण ACB यानी कि AC और CB से मिलकर बना हुआ कोण ये है। अगर हमको कहे कोण BAC यानी कि ये वाला कोण की बात कर रहा है, समझ में आया, BAC जो बीच में होता है उसी पे हमारा कोण बनता है। तो ये हमारा आज हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, सर्वांग समता तथा समरूपता का। तो हमने क्या जाना कि जब दो आकृतियों का डिजाइन यानी कि बनावट समान होता है, यानी कि एक जैसा होता है, तो वो आकृतियां समरूप कहलाती हैं। और जब दो आकृतियों की बनावट भी समान होती है, उसके साथ साथ उनका साइज भी सेम होता है, ठीक है, उनका आकार भी, उनकी साइज भी सेम होती है। जब बनावट और साइज दोनों सेम होती हैं, दोनों एक जैसी होती हैं, तो वो आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं, ठीक है। और इस टर्म को क्या बोलते हैं, सर्वांग समता। और जो समान होने वाला टर्म है उसको क्या बोलते हैं, समरूपता, ठीक है। तो सर्वांग समता तथा समरूपता को हमने आज क्लियर कर दिया। अब ये आज एक तरीके से ऑफिशियली आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया है। एक टॉपिक थोड़ा सा वो बचा रह गया था, कौन सा, अनुपात समानुपात वाला, तो वो भी अगली वीडियो में समझा दूंगा। फिर उसके बाद अभी लोग आप क्या करिए, अब भैया आप रिवाइज करिए, ठीक है, हम रिवाइज करा देंगे, क्या दिक्कत है, हम प्रीवियस ईयर आपको करा देंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इतना शायद कर लिए होंगे ईमानदारी से, तो फेल तो कोई नहीं कर सकता। और बाकी तो भगवान की माया, भगवान जाने। आप लोगों को हैप्पी दिवाली। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और तीसरी बात, वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। आधी अधूरी वीडियो देखेंगे, देखिए आधी जानकारी खतरनाक होती है, ठीक है। तो देखिए वीडियो को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।